लास्ट सीन में हमने देखा था कि जो होंगबिन है वो शियर से कहता है कि आखिर वो इतने सारे लड़कों के साथ गेम क्यों खेल रही थी, जिसे सुनकर जो अमोंग है वो भी शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद होंगबिन जो है वो अमोंग को बहुत ज़्यादा घूर घूर के देखने लग जाता है और होंगबिन इस तरह से अमोंग को देख रहा था, जिसके बाद जो अमोंग है वो भी डर के वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे जो शियर है वो होंगबिन को काफ़ी ज़्यादा मनाने का ट्राई करती है, जबकि होंगबिन शियर के लिए इतना ज़्यादा परेशान हो रहा था और वो यहाँ पर आराम से मजे कर रही थी। जिसके बाद ये सोचते वो होंगबिन बाहर चला जाता है। जिसके बाद शियर उसके पास आती है, बाहर उसको ड्रिंक देती है, लेकिन वो पीने से मना कर देता है और काफ़ी टाइम उसे मनाती है। एंड फाइनली होंगबिन मान जाता है ये सुनकर कि शियर जो है वो रियली में प्रेग्नेंट है और उसे ये भी बताती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। होंगे यहाँ पे नहीं होता तो वो शायद बच नहीं पाती। जिस पर होंगबिन कहता है कि आज के बाद वो उसके अलावा और किसी भी इंसान के साथ नहीं दिखेगी उसे। जिस पर शियर उसे प्रॉमिस करती है और होंगबिन इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि शियर सच में प्रेग्नेंट है और उससे पूछता है चेकअप ये जिसाई ने तो नहीं किया है ना। जिस पर शियर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा बिलीव नहीं कर रही हो, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। जिसके बाद होंगबिन बच्चों जैसे उसकी स्टोमच पे आता है और उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है बच्चे की, जबकि शियर उसे बताती है कि अभी फर्स्ट मंथ है और उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन वो वाकई काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बाकी सब लोग बड़े ही ध्यान से इन दोनों की सारी बातें सुन रहे थे और इसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है सोंगजी का, जिसके पास एक सर्वेंट आता है। वो बताता है कि ली जिंग रू जो है वो यूनियन से कल जा रहा है, जिसकी वो तैयारी करने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है ली मैनर का सीन, जहाँ पर जिंग यू होंगबिन और शियर जो है वो उसी 4 ऑर्चिड पेंटिंग को देख रहे होते हैं और इसका मीनिंग समझने की ट्राई कर रहे होते हैं। वहाँ पे अमोंग भी होता है जो उनकी सारी बातों में घुस रहा होता है और वो सोच रहे होते हैं कि इस ऑर्चिड पेंटिंग को आखिर अंकल ने क्यों लिया होगा और वो लेटर। और वो शियर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने कुछ और भी कहा था जब वो ली मैनर में आ रही थी, और शेयर बताती है कि नहीं, उन्होंने बस मुझे इन 4 ऑर्चिड पेंटिंग को ड्रॉ करने के लिए कहा था। जिस पे होंगबिन कहता है कि मुझे याद है, मैंने जब बुक्स पढ़ी थी तो उसमें इस चीज़ के बारे में लिखा था। इसके बाद शेयर कहती है कि वो ली मैनर में जाके एक बार देख सकते हैं, लेकिन होंगी उसके लिए मना करता है और कहता है कि तुम ली मैनर कैसे जा सकती हो। इसके बाद वो चारों मिलकर एक प्लान बनाने लग जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि शेयर जो है वो सर्वेंट के कपड़े पहनकर स्टडी रूम में आती है और दोनों मिलकर उस बुक को ढूंढने लग जाते हैं जिसमें उस 4 ऑर्चिड पेंटिंग के बारे में लिखा था। और काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद फाइनली शेयर को वो बुक मिल भी जाती है, जिससे जब वो उस बुक को देखते हैं तो वो जो शेयर ने पेंटिंग बनाई होती है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है और ये सोचने लग जाती है कि कहीं शेयर से पेंटिंग बनाने में कोई गलती तो नहीं हो गई। जिसके बाद ये चारों मिलकर वापस से उसी सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पे शेयर पिछले एपिसोड में फंस गई थी और वहाँ पे बहुत सारा मनी रखा था। और आने के बाद सबसे पहले शेयर उसी पोल को देखती है, उसी खंबे को, और कहती है कि कोई इसे टच मत करना। जिसके बाद बुक में बनाई हुई पेंटिंग उस वहाँ पे रखी हुई पेंटिंग से मैच करती है जहाँ पे काफी सारी धूल लगी होती है। जिसके बाद वो लोग पूरे कमरे को देख रहे होते हैं कि एक्चुअली में इस पेंटिंग में और 4 ऑब्जेक्ट की शेयर की बनाई हुई पेंटिंग में और इन सब में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। लेकिन पूरा कमरा ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। जिसके बाद शेयर वापस उस पेंटिंग के पास जाती है जहाँ पे पेंटिंग के साथ में एक मार्क बना होता है और वो सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में दिखाती है और ये चारों साइड होता है जहाँ जहाँ पे 4 ऑर्चिड पेंटिंग रखा करती थी। जिसके बाद शेयर को याद आता है कि ये बिल्कुल वैसा ही शेप है जैसे कि 4 ऑर्चिड पेंटिंग जो बाहर रखी हुई है, जिसके बारे में ये सबको बताती है और वहाँ पे लेके जाती है और सभी लोगों पेंटिंग को दिखाती है और बताती है कि इसका शेप बिल्कुल सिमिलर वैसा ही है। जिसके बाद होंगबिन जो है वो एक हथौड़ा लेके आता है ताकि वो इसे निकाल सके और ये सीन बहुत फनी होता है कि होंगबिन जो है वो ट्राई कर रहा होता है उसे निकालने का, लेकिन जब उससे वो नहीं निकलता है तो वो अमोंग को बुला लेता है और अमोंग जो है वो सीधा उसे उठाकर शेयर को दे देता है और होंगबिन बेचारा शॉक खड़ा होता है कि अमोंग ने कितना इजीली उसे निकाल लिया। जिसके बाद वो सेकंड जगह पे जाते हैं जहाँ पे अमोंग बहुत ज़्यादा ट्राई करता है उसे निकालने का, लेकिन अमोंग से नहीं निकलता और जब होंगबिन उसे उठाता है तो वो फटाक से निकल जाता है। और इस बार बेचारा अमोंग शौक होता है कि उसकी पावर्स को क्या हो गया। जिसके बाद वो थर्ड पेंटिंग के पास आते हैं जहाँ पे जिंग्यू भी होता है और इस बार अमोंग और होंगबिन दोनों से ही नहीं निकलता। आप इनको निकालने का ट्राई देख सकते हो, जबकि शेयर उठाते ही निकाल देती है और अमोंग बेचारा फिर से शौक। जिसके बाद ये सब लोग लास्ट पिलर के पास जाते हैं जहाँ पे शेयर इस बार बहुत ट्राई करती है पर उससे नहीं निकलता और अमोंग भी बेचारा इतना ट्राई करता है और जिंग्यू इन सब की ऐसी हरकतें देख कर परेशान हो जाता है और इस पिलर को ही मार देता है और इसके इस सडन रिएक्शन से सभी लोग शॉक हो जाते हैं और जिंग्यू को देखने लग जाते हैं। जिसके बाद चारों लोग बड़ी ही मेहनत करके उस पिलर के पास आते हैं और सभी लोग एक एक मूर्ति को उठा के उस शेप में डालते हैं जो कि परफेक्ट फिट होती है और 1 2 3 काउंट करके उसको एक साथ दबाने के लिए कहते हैं। और उन लोगों के एक साथ उन चारों पिलर को घुमाने के बाद वहाँ पे एक सीक्रेट लॉकर ओपन होता है जिसमें एक लेटर होता है जो कि उनके ग्रैंडफादर का होता है और ये वही लेटर है जिसके बारे में बिग ब्रदर बात कर रहे थे। लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो उसमें कुछ और नहीं बल्कि एक मैप होता है जो कि यून आयरन का होता है जो कि उनके शहर में मिलता है और ये यून आयरन की वजह से ही इनका शहर फेमस है और इसीलिए डोकू ने इसे संभाल के रखा था एंड उनके फादर ने भी, ताकि ये किसी और के हाथ लग गया तो वो इनके सिटी पे हमला करके सारा यून आयरन ले लेंगे। और इस लेटर को देख के फिर इन सबको लगता है कि कहीं इन्होंने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया। जिसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर इसको इतना ज़्यादा छुपा के क्यों रखा गया था। जिसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ये इस लेटर को फादर को दिखाएंगे और तभी वहाँ पे अमोंग आ जाता है जो बताता है कि अंकल डोकू के पास गए हैं
और ये सुनने के बाद होंगे और जिंग्यू जो है वो डूकू के पास जाते हैं और शियर और होंगबिन जो है वो उसी कमरे में रुक कर उस लेटर को ढूंढने का ट्राई करते हैं जिसके बारे में अंकल बोल रहे थे, क्योंकि ये तो जस्ट एक मैप था। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि बिग ब्रदर जो है वो अपने छोटे भाई यानी डूकू के पास आते हैं और उनसे अकेले बात करने के लिए कहते हैं, जिस वजह से वहाँ के सभी सैनिक और होंगबिन की मदर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद डूकू जो है वो बिग ब्रदर से पूछते हैं कि आखिर उसने ये सब कुछ क्यों किया, जिस पर बिग ब्रदर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं कि ये सब मैंने तुम्हारी वजह से किया, ये सब तुम्हारी गलती है। फादर ने हमेशा मुझसे ज़्यादा तुम्हें अहमियत दी है, जिस वजह से मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और मरने से पहले वो तुम्हें ही डूकू बना के गए। सालों तक मैं फादर और तुमसे दूर रहा, मैंने हमेशा तुम्हें और फादर को बहुत ज़्यादा मिस किया, लेकिन जब मैं यहाँ पे वापस आया तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचा था। फादर मर चुके थे और तुमने ये बात मुझे बताई भी नहीं। जिस पर डूकू कहते हैं कि मैं तुम्हें ये बताकर हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन बिग ब्रदर उनकी किसी भी बात का भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि ये सब तुम्हारा प्लान था ताकि सिर्फ डूकू तुम बन सको। तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये सब सिर्फ तुमने अपने खुद के लिए किया। जिस पर डूकू जो है वो बिग ब्रदर को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सब उसने जानबूझ के नहीं किया और ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन बिग ब्रदर के दिमाग में कुछ भी नहीं घुसता और वो डूकू की किसी भी बात का बिलीव नहीं करते। जिसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे होंगबिन की मदर जो है वो बाहर ही खड़ी होती है, होंगी और जिंग्यू उनसे मिलने के लिए आते हैं, और तभी एंड टाइम पे वहाँ पर सॉन्गजी भी टपक जाता है, हर एंड टाइम पे टपकता है कसम से, और उनसे पूछता है कि आखिर इतने सारे लोग एक ही जगह इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं। जिस पर जिंग्यू और होंगे जो है वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, ये बोलकर कि ये फैमिली मैटर है। लेकिन तभी बिग ब्रदर आ जाते हैं डूकू को लेकर और उसके गले पे नाइफ रखकर, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। सोल्जर्स आते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन जो बिग ब्रदर है वो किसी को भी अपने पास आने से मना कर देते हैं और उससे लेटर के बारे में पूछते हैं कि फादर ने मरने से पहले जो लेटर रखा था वो कहाँ पर है, वो मुझे दे दो वरना मैं डूकू को जान से मार दूंगा। इसके बारे में मदर पूछती है कि आखिर किस लेटर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इस लेटर के बारे में तो किसी को पता ही नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ पर होंगबिन और शियर आ जाते हैं उस लेटर को लेके और कहते हैं कि उन्हें ये लेटर मिल गया। जिसके बाद बिग ब्रदर जो है वो होंगबिन को कहते हैं उस लेटर को पढ़ने के लिए और उससे ये भी पूछते हैं कि आखिर उसे ये लेटर कहाँ पे मिला। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि वो इन चारों ऑर्चिड मूर्ति को लेकर एक जगह बैठा होता है एक टेबल पे और सोच रहा होता है कि आखिर वो लेटर कहाँ हो सकता है और कैसे हो सकता है। लेकिन टेबल के पास में ही एक लेटर होता है जो उस टेबल के साथ उसी कलर में होता है और शेयर को आसानी से दिख जाता है। जिसके बाद वो देखते हैं तो वो वही लेटर होता है जिसके बारे में अंकल बात कर रहे थे, एंड उनकी आंखों के सामने उस टेबल पर रखा हुआ था वो लेटर। और यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि 4 ऑर्चिड पेंटिंग का इन मूर्ति का मतलब एक्चुअली में हार्मोनी और हैप्पीनेस था, जिसका मतलब था कि ग्रैंडफादर जो है वो बिग ब्रदर को समझाना चाहते थे कि वो अपने ब्रदर के साथ हमेशा खुश रहे। और यही सारी बातें होंगबिन और शियर जो है वो अंकल को बताते हैं, लेकिन अंकल को अभी भी बिलीव नहीं होता। जिसके बाद डूकू बताते हैं वो हमेशा से उसका बिग ब्रदर था और वो कभी नहीं चाहता था कि वो उनसे दूर हो। और उस लेटर में भी यही लिखा होता है कि डूकू का टाइटल जो है वो उसके छोटे ब्रदर को इसलिए दिया गया है ताकि बिग ब्रदर को कोई भी लोड ना हो, और वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आया है और वो नहीं चाहता कि उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, इसीलिए ग्रैंडफादर ने डूकू को टाइटल छोटे भाई को दिया, ना कि बड़े भाई को। और ये सब सुनते हुए अंकल और डूकू को उनके फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो उन दोनों साथ में रहते थे। और लेटर में लिखा होता है कि फादर कभी नहीं चाहते थे कि वो किसी एक को चाहें, वो हमेशा दोनों से ही प्यार करते थे, वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। वो हमेशा से ही बिग ब्रदर को डूकू बनाना चाहते थे, लेकिन जब वो वहाँ से गया तब उसके छोटे भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और इसीलिए अपने छोटे भाई के साथ रहने के लिए ग्रैंडफादर ने डूकू का टाइटल छोटे भाई को दे दिया ताकि वो बड़े भाई के साथ चैन से रह सके। एंड ये सारी बातें जो है वो लेटर में लिखी होती है, जिसे सुनकर थोड़े थोड़े पिघलने लग जाते हैं बिग ब्रदर। और ये लेटर इसीलिए उन्होंने लिखा है कि जब भी उन्हें ये लेटर मिले तो वो दोनों इस लेटर को देखकर मेरी फीलिंग्स को समझे और हमेशा एक साथ खुश रहें। और इस लेटर के कंप्लीट होने के बाद जो बिग ब्रदर है उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पे जब वो बहुत ज़्यादा छोटे थे तो वो महल से बाहर जा रहे थे अपनी कुछ ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए या फिर पढ़ने के लिए, और उस टाइम पे उसका छोटा ब्रदर जो है वो बहुत ज़्यादा रोया था और उसने मना किया था कि प्लीज़ ब्रदर आप मत जाओ, और अगर आप जा रहे हो तो प्लीज़ आप मुझे लेके जाओ। और प्रेजेंटली ये सब याद करते हुए वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं कि उनके छोटे भाई ने हमेशा उससे प्यार किया और वो अभी तक उसका धोखा दे रहा था, और उसके हाथ से नाइफ भी गिर जाता है। जिसके बाद वो उनसे अपने छोटे भाई से सॉरी कहता है कि उसने इतना सारा कुछ गलत किया। फादर हमेशा चाहते थे कि हम दोनों साथ में और खुश रहें, लेकिन शायद मैंने इतने टाइम से सब कुछ खराब कर दिया। मुझे ये डूकू का टाइटल नहीं चाहिए, ये तुम्हें ही सूट करता है। फादर ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया था। और ये सब बोल के वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाते हैं। एंड आखिरकार इनके फैमिली में ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन इन सब चीज़ में सॉन्गजी को कोई लेना देना नहीं होता और इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि बिग ब्रदर से होंगबिन मिलने आता है और हमें सीधा सीन दिखाया जाता है डूकू और होंगबिन की मदर कहाँ, जहाँ पे होंगबिन और शियर आके बताते हैं कि अंकल ने ये सारा कुछ सॉन्गजी के कहने पे किया था। कहने पे ही अंकल भड़क गए थे, जिस वजह से उन्होंने ये सब किया ताकि उन्हें डूकू का टाइटल मिल जाए और सॉन्गजी हमारे यून आयरन को लेके पूरे सिटी पे कब्जा कर ले। लेकिन अब जब ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो चुका है तो सॉन्गजी यहाँ से जा चुका है और रूअर भी, लेकिन अभी तक हमें उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ पर है। और ये सब सुनने के बाद डूकू कहते हैं कि ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो सॉन्गजी की वजह से हुआ है। वो काफ़ी ज़्यादा ही स्मार्ट है। मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी एक न्यू डूकू की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और वो ये सब नहीं संभाल सकता शायद। इसके बाद वो होंगबिन से उनके बिग ब्रदर की बात करते हैं कि डूकू का टाइटल उन्हें देना कैसा रहेगा।
और उसे समझाते हैं कि मुझे पता है कि अभी तुम्हें अंकल पे भरोसा नहीं है, लेकिन हमें बिग ब्रदर को उनका टाइटल वापस कर देना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से वो टाइटल उन्हीं का था। उनके सिटी के जाने की वजह से मुझे ये टाइटल मिला था। जिस पर होंगबिन अपनी नींव पे बैठ के उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये अंकल और आपके बीच की बात है, तो आप दोनों देख लो। और यहाँ पर वो एक और चीज़ बताते हैं और कहते हैं कि वो पहले की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा गिल्टी हैं, लेकिन 4 ऑर्चिड पेंटिंग के हिसाब से हार्मोनी एंड हैप्पीनेस हमारी फैमिली का सिंबल है। जिस पर सियर एक्सप्लेन करती है और कहती है कि हम सब एक फैमिली है और हम इस चीज़ के लिए गिल्टी भी हैं, तो क्या आप मुझे माफ़ कर दोगे। जिस पर डूकू और होंगबिन की मदर जो है वो माफ़ कर देती है उन्हें और उन्हें थैंक यू कहती है उस लेटर को ढूंढने के लिए, और उसे वापस से यंग मिस्ट्रेस और होंगबिन की वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ये सब होने के बाद वो गुड न्यूज़ बताते हैं कि जो शियर है वो फिर से प्रेग्नेंट है। और ये सुनने के बाद डूकू और मदर का पहला क्वेश्चन ये होता है कि इस बार चेकअप ये जीजाई ने तो नहीं किया है ना, क्योंकि पिछली बार उसने चेकअप किया था और वो झूठ था। जिस पर शियर मना करती है और कहती है कि मैं वापस झूठ नहीं बोलूंगी आपसे, इस बार मैं सच बोल रही हूँ। जिसे सुनकर मदर और फादर दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मैं यहाँ पे सोच रही थी बेचारे ये जीजाई के कैरेक्टर पे तो क्वेश्चन मार्क लग गया, बेचारा डॉक्टर होकर भी उसके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा। जिसके बाद होंगबिन और शियर बाहर आते हैं और जो शियर है वो उसे थैंक यू कहती है अपनी लाइफ में आने के लिए, क्योंकि उसे बहुत सारा कुछ झेलना पड़ा और वो अचानक से उसकी लाइफ में आके उसे बहुत सारी खुशी दी। और ऐसे ही वो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शेयर अपने रूम में आती है तो उसे मिंग दिखती है, जिसे देख के वो बहुत खुश होती है और मिंग भी। और शेयर कहती है कि मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ और आज पूरी रात बैठ के हम बातें करेंगे। लेकिन जो होंगबिन है वो मिंग को घूर घूर के देखने लग जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद मिंग को भी बहाना बना के वहाँ से जाना पड़ता है। और यहाँ पे होंगबिन जो है वो मिंग से भी जेलस होता है कि तुम पूरी रात उसके साथ रहने को तैयार हो लेकिन तुम्हें मैं नहीं दिखता। जिस पर शेयर उसे बड़े ही प्यार से मनाती है और होंगबिन बड़े इजीली मान भी जाता है और शेयर को किस करता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट कुछ बॉक्सेस को लेके आ रहे होते हैं और वहीं पे हमें एक सर्वेंट को भागते हुए छुप कर किसी से दिखाया जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि रूअर होती है, जो कि सोंगजी का किसी काम के लिए आई होती है और वह छुप कर कहीं पे जा रही होती है। यहाँ पे डूकू और बिग ब्रदर पहले के एपिसोड की तरह ही 2 कीड़ों के साथ अपनी फाइट कर रहे होते हैं। जिसके बाद शेयर जो है वो होंगबिन के स्टडी रूम में आती है और किसी चीज़ को ढूंढ रही होती है। जिसके बाद होंगबिन भी अपने स्टडी रूम में आता है, यानी कि अपने फादर और अंकल के पास, जहाँ पे वो उसी लेटर को लेके आता है जो कि यून आयरन का मैप है और उससे पूछता है कि आखिर इसका क्या करना है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ये एक्चुअली में उसी जगह पे ठीक है, क्योंकि अगर ये किसी और के हाथ लग गया वो बहुत बुरा हो सकता है। और वहीं पर शेयर होती है जो कि इन सबकी सारी बातें सुन रही होती है। और फादर बताते हैं कि ये एक लौता लेटर है जिसमें यून आयरन का मैप है और इसके अलावा हमारे पास और कोई मैप नहीं है। अगर ये खो गया तो हमारी फैमिली के लिए वाकई काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। जिसके बाद हमें सोंगजी को दिखाया जाता है जिसके पास एसवांग आती है और उसके नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रही होती है। जिस पर सोंगजी कहता है कि उसे जो भी कुछ काम होगा वो उसे बाद में बता देगा और सबसे पहले उसे रूअर से छुटकारा पाना है, क्योंकि रूअर अपने काम में फेल हो चुकी है और उसे यहाँ से चलने की तैयारी करने के लिए कहता है। रूअर को दिखाया जाता है जो कि स्टडी रूम में आके उसी मैप को ढूंढ रही होती है यून आयरन के, और उसे सर्वेंट के कपड़ों में शेयर देख लेती है और उसे लगता है कि कोई सर्वेंट ही है, लेकिन वो रूअर को देख के काफ़ी शौक हो जाती है। जिसके बाद रूअर सीधा शेयर के पास आती है और यून आयरन का मैप मांगती है और शेयर तो उसे मैप देने से रही, जिस वजह से इन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये काफ़ी अच्छे से लड़ने लग जाती हैं। रूअर को तो शेयर पे इतना ज़्यादा गुस्सा होता है कि वो वास लेके उसे मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पे होंगबिन आ जाता है जो उसे बचा लेता है। जिसके बाद रूअर को होंगबिन की मदर के सामने दिखाया जाता है जहाँ पे वो सारा अपना गुस्सा उतारती है कि ये सब शेयर की वजह से हो रहा है। और मदर रूअर की ऐसी हरकतें देखकर परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि पहले भी उसने ऐसा कुछ किया और अब फिर से उसने शेयर पे हमला किया था। इसके बाद वो पूरी तरह से रूअर का महल में आना मना कर देती है और उसे यहाँ से निकाल देती हैं। लेकिन रूअर कहती है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मैं मिस सोंगजी की कॉन्क्यूबाइन हूँ। और उसकी बकवास सुनने के बाद मदर जो है वो शेयर को बाहर निकाल देती हैं, रूअर को। जिसके बाद रूअर जो है वो अपने दिल की सारी भड़ास वड़ास निकाल के वहाँ से जाने लगती है और मदर इस बात से काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, क्योंकि रूअर को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी जैसा माना है और उसकी बड़ी बहन के मरने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। वो उन्हें अपनी बेटी ही मानती थी और उसे अपने महल में रहने के लिए दिया था, लेकिन आज वो इस तरह की हरकतें कर रही है। जिसके बाद जो रूअर है वो उस जगह पे आती है जहाँ पे सोंगजी रुका हुआ है, लेकिन वहाँ का झाड़ू मारने वाला भी रूअर को स्टॉप कर देता है और कहता है कि वो सर्वेंट के कपड़ों में है और सोंगजी को जानती है, ऐसा कैसे हो सकता है। और रूअर इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पहले से ही गुस्से में थी और उस झाड़ू मारने वाले पर्सन को धक्का देकर अंदर चली जाती है। जिसके बाद हमें रूअर को सोंगजी के साथ दिखाया जाता है जहाँ पे वो उस मैप के बारे में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल मैप है और यून आयरन का मैप है। अगर वो तुम्हारे पास आ गया तो तुम बहुत इजीली से अपना काम कर सकते हो, पर मैं उस मैप को लेके नहीं आ पाई। जिस वजह से सोंगजी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है और वो पहले से उससे पीछे छुड़ाना चाहता है, इसीलिए वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और रूअर जो है वो भी कहती है कि क्या आप मुझे एक फेवर करोगे, आपने कहा था कि आप मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाओगे और मुझे अपने साथ लेके जाओगे, सो मैं अपना सामान पैक करती हूँ, उसके बाद मैं भी आपके साथ जाऊँगी। जिसके लिए सोंगजी उसके सामने तो हाँ कर देता है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है। जिसके बाद रूअर जो है वो अपना सामान पैक करने जाती है और सोंगजी उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है। जिसके बाद सोंगजी वहाँ से जाने लगता है और जो रूअर है वो उसके पास आती है और कहती है कि आपने मुझे कहा था कि आप मुझे अपने साथ ले जाओगे और कोई भी यहाँ पे मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा। जिस पर सोंगजी उसे सीधे सीधे मना कर देता है कि तुम्हारी जैसी लड़की को मैं देखता भी नहीं हूँ और इसीलिए मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ नहीं लेके जाऊँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा सिर्फ यूज़ किया था कि मैं
होंगबिन की फैमिली को, ली फैमिली को बर्बाद कर सकूं, लेकिन तुम मेरे किसी काम नहीं आई और तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद वो रूअर को सड़क पे ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है और रूअर वहीं सड़क पे बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। वैसे मेरा तो कोई ओपिनियन नहीं निकल पा रहा है इस रूअर के बारे में। आप लोगों को क्या लगता है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक के इसके कैरेक्टर के बारे में? जिसके बाद हमें ली मैनर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे होंगबिन को एक्चुअली में डोकू बनाया जा रहा होता है, क्योंकि अंकल ने तो पहले ही मना कर दिया था कि अब उन्हें ये डोकू टाइटल नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ उनका ब्रदर चाहिए। एंड जो होंगबिन के फादर है वो भी इस डोकू के पोजीशन से रिटायर होना चाहते थे। जिसके बाद होंगबिन के फादर उनके पास आते हैं और होंगबिन को एक बॉक्स देते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली शील होती है शायद, जो कि होंगबिन को देने के बाद वो डोकू बन जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शियर जो है वो अपनी मदर और बाकी सारी सिस्टर से मिलने के लिए आर्ट पवेलियन जा रही होती है, या ये जिजाई के घर। लेकिन यहाँ पर होंगबिन इसकी बहुत फिक्र कर रहा होता है, क्योंकि शियर अकेले ही जा रही होती है। शियर उससे कहती है कि वो ज़्यादा फिक्र ना करे, वो जल्दी आ जाएगी। जिसके बाद हमें ये जिजाई के हाउस को दिखाया जाता है, जहाँ पे मदर और सिस्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेट कर रही होती है शियर का, और शियर के आने पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती हैं और उसे बहुत दूर से ऐश्वर्य देख रही होती है, जिसे ये काम करने के लिए सोंगजी ने कहा होता है। जिसके बाद हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शियर, उसकी मदर, बाकी सारी सिस्टर बहुत ज़्यादा मजे कर रही होती है, और यहाँ पे वो एक और गर्ल का नाम लेती है जिसका नाम है शाओपू, और ये नाम जो है वो याद रखना बिकॉज बाद में काम आएगा एंड एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे शियर जो है वो अपने पूरा दिन मजे वजे करके अपनी सिस्टर और मदर के साथ वापस जा रही होती है। लेकिन हमें यहाँ दिखाया जाता है कि शियर की जो कैरेज होती है उस पर ऐश्वर्य बैठी होती है, यानी कि उसने कैरेज चलाने वाले पर्सन को मार दिया होता है। वो कैरेज को महल न ले जाकर कहीं और ले जाती हैं और बाकी सारे सर्वेंट और मिंग सोल्जर वगैरह हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि होंगबिन जो है वो पूरे शहर में शियर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उन दोनों को शियर कहीं नहीं मिलती। जिसके बाद वो सभी लोग सिटी से बाहर भी शियर को ढूंढने का ट्राई करते हैं और होंगबिन होंगे सब ढूंढने चाहते हैं। एंड पूरे ली मैनर में पता चल गया होता है कि जो शियर है वो किडनैप हो गई है, और इसीलिए होंगबिन के मदर और फादर उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहाँ पे ये जिजाई आता है, जो कि शेर को ढूंढ रहा होता है और बताता है कि उसकी मदर ने कहा कि वो ऑलरेडी लास्ट नाइट को वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन मैंने उन्हें नहीं बताया कि शेर किडनैप हो चुकी है। और तभी वहाँ पे होंगबिन और होंगी और अमोंग भी आते हैं, जो बताते हैं अभी तक उन्हें शेर का कुछ नहीं पता चला। जिसके बाद वो वहाँ पे शेर को ढूंढने जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे सर्वेंट आता है, वो एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि अगर उसे शेर को बचाना है तो वो सनसेट के टाइम पर अकेला यून आयरन के मैप को लेकर फॉरेस्ट में आ जाए, वरना वो शेर को जान से मार देंगी। और हमें फॉरेस्ट के बीचों बीच में एक घर दिखाया जाता है, जहाँ पे शेर को बांध के रखा होता है और उसके पास ऐश्वर्य होती है, और ये सारा काम कराया होता है सोंगजी ने, जो आकर उसके पास उसका जेट पेंडन दिखाता है और बताता है कि वो एक बहुत ही अच्छे और बड़े परिवार की है और प्रिंसेस है। और स्टोरी बताता है कि काफ़ी टाइम पहले बचपन में तुम अपनी फैमिली से दूर हो गई थी, जिसके बाद तुम्हारी जो आर्ट पवेलियन की मदर है उन्होंने तुम्हें अपने पास रख लिया ताकि वो तुम्हें सेफली बड़ा कर सके। और ये बात सुनकर शेर हैरान होती है कि ये जेट पेंडेंट जो है वो एक प्रिंसेस का है। इस जेट पेंडेंट को लेकर काफ़ी अच्छी खासी स्टोरी है यहाँ पर, और इसीलिए शेर काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है कि ये जेट पेंडेंट वाकई एक प्रिंसेस का है। जिसके बाद वो सोंगजी से पूछती है कि क्या वो उसे मारने वाला है, जिस पर सोंगजी मना करता है और कहता है कि वो इतनी खूबसूरत लड़की को कैसे मार सकता है, तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो, उस होंगबिन के पास वैसे भी अब कुछ खास बचा नहीं है। और उस मैप के आ जाने के बाद सारा कुछ यून पूरा परिवार जो है ली परिवार ख़त्म हो जाएगा और यून आयरन उसके नाम हो जाएगा। जिस पर शेर उसकी बहुत अच्छी खासी बेइज्जती करती है और कहती है कि वो सोंगजी जैसे इंसान को कभी भी पसंद नहीं करेगी। और अपनी इतनी अच्छी खासी बेइज्जती कराने के बाद सोंगजी वहाँ से चला जाता है। और हमें यहाँ सीन दिखाया जाता है कि होंगबिन जो है वो अपने मदर फादर से प्रे कर रहा होता है कि वो उस यून मैप को ले जाए ताकि वो शेर को बचा सके। जिस पर मदर फादर कहते हैं कि शेर हमारी फैमिली की है, हम उसे ज़रूर सेव करेंगे और हम उस यून आयरन को भी दे देंगे, लेकिन उसने कहा है कि तुम अकेले जाओ, जो कि डेंजरस हो सकता है, हम तुम्हें अकेले नहीं भेज सकते। जिस पर होंगबिन कहता है कि मुझे अपनी वाइफ और किड को प्रोटेक्ट करना है, आप मुझे अकेले जाने दें। और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद फाइनली वो सब कुछ प्लान बनाते हैं और मान जाते हैं। जिसके बाद थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि होंगबिन जो है वो उस मैप को देख रहा होता है और तभी उसके पास होंगिया आता है एक पाउडर लेके, जिसके बाद होंगबिन जो है वो उस पाउडर और मैप को साथ में रख देता है और शेर को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में जाता है। लेकिन सिटी गेट पे ही उसे अमोंग, जिनयू, होंगिया और ये जिजाई मिल जाते हैं, जो उसे साथ जाने के लिए कहते हैं, वो भी अपने अपने इधर उधर के फालतू के रीज़न देके। और काफ़ी देर ऐसे ही डिस्कशन करने के बाद वो चारों डिसाइड करते हैं कि वो सारे के सारे होंगबिन के साथ जाएंगे, और ये सब उसके पीछे पीछे आ रहे हैं और सोल्जर्स भी। ये बात होंगबिन को पता ही नहीं है। जिसके बाद हमें शेर को दिखाया जाता है, जो अपने हाथ के ब्रेसलेट को देखकर होंगबिन को याद कर रही होती है और उसके साथ बिताए हुए सारे टाइम को भी, और सोच रही होती है कि कब होंगबिन आके उसे यहाँ से बचाएगा। और इसी के साथ होता है एक्सप्लेनेशन ख़त्म।